नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की। सरायकेला के गमहरिया प्रखंड जैसे सुदूर इलाकों में पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार चुनावी सर्वेक्षण की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए स्वयं सुदूर इलाकों के बूथ पर पहुंचे और रजिस्टरों की जांच भी खुद ही की है। वहीं मामले में थोड़ी भी अनियमितता देखते हुए उन्होंने क्षेत्र के सुदूर इलाकों में जाकर भी आम वोटर्स से मुलाकात की और नए वोटर्स को सर्वेक्षण में आने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने बताया है कि हर जिले में चुनावी सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसे लेकर एक समीक्षा जरूर है और जरूरी भी है, जो झारखंड के तमाम जिलों में जारी है, जिसके लिए वे स्वयं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। नहीं ना, फॉर्म 6 लेना है या तो फॉर्म 8 लेना है। वो इनका वो एप्लीकेंट है, वो बता रहा था मैं वहाँ पर वोटर नहीं से 6 में लिया, वो 6 लिया मतलब सही है। वहाँ पर होगा मतलब उसका 8 में लेना था, इसलिए उसका वेरिफिकेशन लाया। वैसे कोई इश्यूज नहीं है उसी को, ये तो वोटर करने के लिए उसी का सबका अधिकार है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहुंचे हैं सुदूर गांव में वोटर्स का रजिस्टर चेक करने के लिए, पूरी जानकारी क्या कुछ है मनीष? जी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ अचानक से आए हैं और उन्होंने जिले में आते ही कहा कि मुझे 80 नंबर बूथ पर ही जाना है। और 80 नंबर बूथ जो वो एक सुदूरवर्ती गांव में आता है, गमहरिया प्रखंड का एक सुदूरवर्ती गांव है, मोती नगर जी। वहां पे एक फौजी के यहाँ जो रिटायर्ड आदमी हैं, उनके यहाँ जाकर वो उनका ही एक मतदाता मनीष, जिस तरह से रजिस्टर्स की जांच की गई है, क्या रजिस्टर्स में सब कुछ सही पाया गया? रजिस्टर में जिस तरह से सारी चीजों को व्यवस्थित किया गया था, लिखा गया था, उनसे संतुष्ट हुए? जी संतुष्ट दिखे। वहां पर उन्होंने कहा भी कि इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं दिखाई दी। जी, शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दुमका रेंज के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पुलिस अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने देवघर के बाबा मंदिर समेत कई पिकनिक स्पॉट और पर्यटक स्थल पर व्यापक पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीआईजी ने 1 साल का क्राइम रिपोर्ट और रिव्यू किया है। सभी को पुलिस संथाल क्षेत्र को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सभी आपसी सौहार्द शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार मनाएं। किसी भी तरह का छीटाकशी या किसी तरह का अमर्यादित कार्य नहीं करें जिससे कि दूसरे को परेशानी हो ऐसा कार्य नहीं करें कि दूसरे की शांति विघ्न हो। ड्यूटी कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल वो देवघर पहुंचे हैं, वहां जाकर उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने क्राइम का रिव्यू भी लिया है कि आखिर किस तरह से सारी चीजों को मैनेज किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, डीआईजी साहब आज देवघर पहुंचे, किस तरह की स्थिति, किस तरह का माहौल और पुलिस कर्मियों में क्या कुछ देखने के लिए मिला है? बता दो कि डीआईजी सुदर्शन मंडल आज देवघर पहुंचे, बाबा मंदिर में पूजा अर्चना किए और वो आज एसडीपीओ ऑफिस का रिव्यू मीटिंग किए। सालाना मीटिंग जो होता है वो रिव्यू मीटिंग किए। उनके पूछताछ से ये पता चला कि उन्होंने बताया कि 1 तारीख को हमारी तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम की गई है और उसको लेके सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है, सभी संथाल परगना में। जी सुनील, क्या अब क्योंकि नया साल भी आने वाला है, केवल 1 दिन बीच में है, ऐसे में तमाम जगहों पर पाबंदी भी होगी जाने को लेकर, किस तरह से सभी चीजों का पालन कराया जाएगा? को लेकर सभी जगहों पे डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसपी
अश्विनी कुमार सिन्हा के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन को करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते हुए सभी तीर्थ स्थलों पर घूमने को और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए दंडाधिकारियों के एक टीम की गठन की गई है। जी सुनील, डीआईजी साहब जब आज पहुंचे तो कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए पुलिस अधिकारियों को? जी, उन्होंने सभी थाना इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि वो कम से कम जितने भी केस के निष्पादन हो जल्द से जल्द। जी शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। देवगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला शहर के बमपास टाउन का है, जहां स्थानीय युवक विष्णुकांत झा ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर जमीन की घोटालेबाजी करने का आरोप लगाया। इस आरोप के संबंध में विष्णुकांत झा ने देवगढ़ डीसी मंजूनाथ भजंत्री को एक आवेदन सौंपा है। आवेदन में झा ने गोड्डा सांसद दुबे पर देवीपुर में बन रहे एम्स के पास के जमीन को अपनी पत्नी के नाम करवाने का आरोप लगाया। आवेदनकर्ता ने इस मामले को एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। आज गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का पुतला जलाया गया। पुतला इसीलिए जलाया गया क्योंकि लगभग 31 एकड़ भूमि देवघर एम्स के पास इन्होंने अपनी पत्नी के नाम अनामिका गौतम के नाम से रजिस्ट्री करा ली है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार और देवघर उपायुक्त मुख्य सचिव झारखंड तीनों को हमने पत्र भेजा है और हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। हमको ये संज्ञान में आया है और ये मैटर को देख के बहुत जल्दी इसके ऊपर जो भी कानूनी स्टेप्स होगा हम लोग लेंगे। क्या है पूरा मामला सर? तो अभी हमको मैटर अभी आया है तो इसको हम स्टडी करेंगे और एक स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग जो भी लेना लेंगे। नववर्ष को लेकर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ बाबा मंदिर देवघर। तैयारियों को सुनिश्चित करने के क्रम में देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी और मंदिर प्रबंधक के साथ मंदिर का जायजा लिया है। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे मंदिर क्षेत्र का भ्रमण किया और साथ ही मंदिर प्रबंधन को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि बाबा नगरी में बैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए 31 और 1 और 2 को बहुत ज़्यादा लोग आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोगों ने सारे प्रिपरेटरी एक्सरसाइज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट्स हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और सभी दर्शनार्थी अंदर जो आएंगे वो निश्चित रूप से मास्क पहनते आएंगे और अंदर आने के बाद भी हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि उसको निकालना नहीं है। गिरिडीह के हुट्टी बाजार मोहल्ले की झाड़ी से एक नवजात शिशु मिला। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने तुरंत उसे उठाकर शहर के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में लाकर भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद तत्काल नवजात को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मोहल्ले के लोगों ने अपनी देखरेख में नवजात का इलाज करवाया। मामले की सूचना ने तो पुलिस को दी गई, यानी कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई और न ही जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को दी गई। मोहल्ले के लोग अपने स्तर से उसे गोद लेने की कवायद कर रहे हैं। मोहल्ले के निवासियों का कहना है कि नवजात को झाड़ी में रोते पाया गया। बच्चे के शरीर में कांटों की खरोंच देखी गई। तत्काल नवजात को लाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बच्चा को इलाज करा रहे हैं, हम ही लोग खर्चा भी कर रहे हैं, बच्चा हम ही लोग रखें, हम ही रखेंगे। दवा उवा का चिट्ठा भी है, हम ही लोग अभी सब दिए हैं, बच्चा हम ही रखें। खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, एक बच्चा झाड़ियों में पाया गया, अब स्थानीय लोगों ने उसे भर्ती भी करा दिया है अस्पताल में। सबसे पहले तो यही कि बच्चे की हालत कैसी है, वो स्वस्थ है या नहीं है? दरअसल वो बच्चा बिल्कुल
वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और अभी उसका इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह के एमटीसी वार्ड में चल रहा है, एमसीएच में, जहाँ पे बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, नवजातों के लिए अलग से बेहतर व्यवस्था वहाँ रहती है। वहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी ग्रामीण कह रहे हैं कि वो बच्चा को मैं रखूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक कानून बना हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत एक जिला में इकाई बना हुआ है, बाल संरक्षण इकाई, और वैसा उस विभाग की ओर से इस तरह के नवजात शिशुओं का बेहतर देखरेख होता है। और वो किसी मिशनरीज को या चैरिटी को या अनाथ आश्रम को ही बच्चा दिया जाता है और वो जिला प्रशासन की देखरेख में वो बच्चे का इलाज होता है। और मुन्ना, बच्चा झाड़ियों में मिला है, क्या कुछ पता लग पाया या कुछ स्थानीय लोगों ने बताया हो कि बच्चा झाड़ियों में कौन फेंक कर गया या क्यों ऐसे रख कर गया, उसको लेकर कुछ चर्चाएं? ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया बच्चा किसका है, लेकिन दरअसल अवैध संबंध से इस तरह से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, लोग अक्सर इसको डिस्पोजल करने के उद्देश्य से ले जाकर के झाड़ियों में फेंक देते हैं। और उसी तरह आज घटना हुई है जो गिरिडीह शहर के बीच में हुई है, ऊटी बाजार में, और वहां पे झाड़ियों में बड़ी दुखद और विडंबना इसको कहा जाए। मुन्ना, एक माँ क्या बच्चे को इस तरह से रखते हुए झाड़ियों में उसकी ममता नहीं बोली होगी, उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? जी, दरअसल पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है गिरिडीह में, जो बिल्कुल सुदृढ़ बच्चे, जो वैसे बच्चे, स्वस्थ बच्चे जिनको जन्म देने के बाद ले जाकर के लोग झाड़ियों में फेंक देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मानवता को शर्मसार लोग कर देते हैं। कैसे इस तरह की घटना को अंजाम देने का उनका ये मनसा बनता है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन चूंकि एक सब समाज के लिए ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल, शुक्रिया मुन्ना प्रसाद आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड पीपुल्स पार्टी सुप्रीमो सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य के तीसरे विकल्प के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जमशेदपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेसरा ने मकर संक्रांति के बाद राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही। इसके लिए उन्होंने झारखंड के लेफ्ट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ लेकर गठबंधन करने की बात कही। वहीं बेसरा ने एनडीए और महागठबंधन दोनों सरकारों पर झारखंड की जनता को लूटने का आरोप लगाया। ना भाजपा गठबंधन के साथ है, ना जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के साथ है। झारखंड में जो स्थिति परिस्थितियां दिखाई दे रहा है, उसके मद्देनजर झारखंड पीपुल्स पार्टी एक तीसरा विकल्प का पहल करेगी। और इसमें जो मुद्दे हैं, ये मुद्दों को लेके मुद्दा रहित राजनीति चल रहा है। 20 साल में झारखंड गर्त में चला गया, 1 साल पूरा हुआ, कोई ऐसे जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को भी अनदेखी की गई। जमशेदपुर की हमारी ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। लाला जबीन, अब पीपुल्स पार्टी के सुप्रीमो का कहना है कि वो भी अब तीसरे मोर्चे के तौर पर आ जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके? है हमेशा झारखंड पीपुल्स पार्टी के सुप्रीमो सूर्य सिंह बेसरा जो है, अपने बयान से है ना हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अब जो है उन्होंने ये भी कह डाला है कि राज्य के तीसरे विकल्प के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है उन्होंने। यानी मकर संक्रांति के बाद जो है राज्य सरकार के खिलाफ वो आंदोलन की बात कही है। इसके लिए उन्होंने झारखंड के जो है लेफ्ट और जो ओवैसुद्दीन की पार्टी जो है AIM के साथ गठबंधन करने की बात भी उन्होंने कही है। और वहीं पे उन्होंने जैसे झारखंड में के जितने भी है एनडीए और महागठबंधन दोनों सरकार को जो कहा, झारखंड की जनता को लूटने का आरोप उन पे लगाया है। साथ ही वर्तमान हेमंत सोरेन पर राज्य की जनता को अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतरने की बात कही है। और अब जो है वो यानी देखा जा रहा है वो सभी पार्टियों पर एक आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे एनडीए की, यूपीए की, सभी के साथ में, और अब वो ओवैसी के साथ अपना गठबंधन करेंगे। तो अब देखना, और वहीं पे आजसू के जो है सुप्रीमो सुदेश महतो पर झारखंड पीपुल्स पार्टी ने झारखंड पीपुल्स पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। साथ साथ खेल गांव का जो
खेलगांव पे जो आरोपी है, घोटाले का आरोपी है, उसे यानी झारखंड के आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो पर लगाया है। वहीं ये जो है साथ साथ जो है आजसू पार्टी के सुप्रीमो जो है सुदेश महतो को कहा है कि सत्ता के इर्द गिर्द रहने की भी उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर सत्ता के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे तो वो घोटाले में फंस जाएंगे। तो अब इन लोगों का कहना है कि अब जो झारखंड पीपुल्स पार्टी जो है मकर संक्रांति के बाद तीसरे विकल्प के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। और अब देखना है क्या कि मकर संक्रांति अब कई दिनों में ही आ जाएगा, तो आप देखना है कि उसके बाद वो ये तीसरा विकल्प के साथ कितना आंदोलन करते हैं। वो कहे हैं कि राज्य के सरकार के साथ साथ सभी के खिलाफ में वो एकदम आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका लाला जवीन हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी बजरंग नायक को एक देसी कट्टा, एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया है कि आदित्यपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगलवार को विद्युत नगर में गोलीबारी हुई है और जिसके सत्यापन और अनुसंधान के क्रम में आरोपी बजरंग नायक की संलिप्तता सामने आई है। जांच के क्रम में पाया गया कि आरोपी के द्वारा राम पंडित और उनके परिवारों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा आरोपी छापेमारी करने के लिए और उसको गिरफ्तार अब कर लिया गया। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने नए डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी है और 367 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं जेपीएमसी ने 280 डॉक्टर्स का चयन किया है, जबकि 87 डॉक्टर्स को एनएचएम के अनुबंध पर नियुक्त किया गया। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नए डॉक्टर्स से सरकार को काफी उम्मीदें हैं और कोरोना काल में सरकारी व्यवस्था के तहत महामारी को मात दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिन डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिनको नियुक्ति दी गई है, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को पूरा करेंगे। पहला चरण है और इसमें क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो गांव का गरीब ग्रामीण है, जो नाना प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होता है, बड़े बड़े संस्थानों में जाने में अक्षम है, वैसे लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोगों ने पहले चरण में 367 चिकित्सकों को बहाल किया है। बीसीसीएल एरिया के जीएम कार्यालय के पास बीते 10 दिनों से कोयला मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी ने साल 2006 से मजदूरों का पीएफ काटा है, लेकिन उन्हें पीएफ खाते में जमा नहीं कराया गया, जिसको लेकर लगातार पीड़ित मजदूर और मजदूर संगठन आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन कंपनी पर कार्यवाही नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, धरना दे रहे मजदूरों से अब तक मामले की जानकारी लेने के लिए किसी भी पदाधिकारी ने आवाज नहीं उठाई है। पूर्ण नहीं है जो लोग 10 दिन से धरना में बैठे, इसमें कोई भी वार्ता या कोई पहल नहीं की। और ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है, एपीएम की जिम्मेवारी है जो भाई अगर पीएफ काटी गई और कटौती राशि जमा नहीं हुई, हमको लगता है जो केस इन पर होना चाहिए, यहाँ पर जो भी अधिकारी देख रहे हैं। 2006 से मजदूरों का जो पीएफ काटा गया उसको उनके खाते में जमा नहीं किया गया और इसी को लेकर मजदूर संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला उनकी आवाज को अभी तक नहीं है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे धनबाद के ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, 2006 से पीएफ लगातार काटा गया, लेकिन अभी तक पीएफ उनके खाते में जमा नहीं किया गया।
जब प्रदर्शन मजदूर कर रहे हैं तब भी उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। अमित जी, देखिए ये धनबाद बीसीसीएल के अधीन आउटसोर्सिंग कंपनी है देवप्रभा, जहां के मजदूरों के साथ ये मामला हुआ है। यहाँ पे 2006 से जो मजदूर काम कर रहे थे उनका पीएफ तो काटा गया, लेकिन उनके खाते में जमा नहीं किया गया जी। इसको लेकर कई बार जो है मजदूरों ने भी प्रबंधन से बात की, बीसीसीएल मुख्यालय को भी लिख कर दिया। कई राउंड जो है इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद इन लोगों ने धरना लेने का फैसला किया। उसके बाद ये धरना पे बैठे हुए हैं। लगातार 10 दिन से धरना चला आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मामला मीडिया में भी लगातार आ रहा है, अखबारों में, हमारे चैनलों में भी हम लोगों ने भी इस खबर को दिखलाया, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से अभी तक किसी ने इस मामले को लेकर ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर इन मजदूरों के साथ हुआ क्या है और क्यों ये 10 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। और चूंकि ये आखिर ऐसी जो निरंकुशता देखने के लिए मिल रही है कि कोई मजदूरों के पास आ तक नहीं रहा है उनसे बात करने के लिए। ऐसे में एक तरफ मजदूर संगठन और मजदूर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा अमित जी? बीच का रास्ता तो तभी निकल पाएगा जब स्थानीय प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। और धनबाद के एसडीएम से जो बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया था, जो पूर्व विधायक अरुण चटर्जी इस मामले को लेकर बीसीसीएल से बात करेंगे और जो मजदूरों को जो उनका वाजिब हक है उन्हें मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से ये आंदोलन चला आ रहा है और बीसीसीएल जो है आउटसोर्सिंग कंपनी पे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं इस दिशा में लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं बीसीसीएल के अधिकारी आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ मिले हुए तो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का पीएफ जो है वो गबन कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल के अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार हैं। इसी वजह से वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं और इस मामले को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सरायकेला में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं दुर्घटना के बाद हाइवा चालक मौके से हाइवा छोड़कर फरार हो गया। के हैं चिल्गू कॉलोनी के हैं और इनका घर था ईचागढ़ में। ये लोग आदित्य फैमिली जो है वहाँ राजा जो थे उन्हीं का वंशधर लोग है। एक पारा टीचर का काम करते हैं ईचागढ़ का सामने ही कोई स्कूल में रहते हैं चिल्गू में। अचानक फैमिली लेके जा रहे थे, एक हाइवा को रोको रोको बोलते बोलते आकर हाइवा ठोक दिया। उसमें उसका बच्चा फेंका गया और बच्चा फेंकाने के बाद क्या ना बच्चा के ऊपर गाड़ी को चढ़ा के वो अपना चल दिया। हाइवा पकड़ा गया। इस समय वहाँ पर हमारा प्रशासन सब आए हैं और जब्त किए हैं गाड़ी को। गाड़ी अभी लगा हुआ बड़ा बाबू वहीं पर है। बात झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।